करना है कि संविधान सभा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन, और दूसरा बिंदु डॉक्टर अंबेडकर का चुनाव। दो बिंदुओं से सवाल और पूछेगा, और संविधान सभा की भूमिका, तीन बिंदुओं की चर्चा और करूंगा। फिर यूपीएससी में भी दम नहीं बचेगा कि एक सिंगल क्वेश्चन संविधान सभा का गठन का बना पाए और जो आपसे गलत हो जाए, और जो आपसे गलत हो जाए। चलिए, अगर इसे नोट हो गया है तो जल्दी से बताइए डन, फिर मैं आगे बढ़ूं और फिर मैं आपको बताऊं संविधान सभा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। संविधान सभा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन, अगली हेडिंग बनाइए, संविधान सभा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन, महत्वपूर्ण कथन। पहला कथन, जितने कथन यहां से पूछे सब बता देते हैं आपको। पहला कथन 1942 के क्रिप्स प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी, चेक की संज्ञा दी। पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट 9 दिसंबर 1946 को जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया, तो वेस्टिंग चर्चिल ने क्या कहा? वेस्टिंग चर्चिल ने क्या कहा? भारत में एक ऐसा विवाह हो रहा है, भारत में एक ऐसा विवाह हो रहा है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। और दो स्टेटमेंट और खूब अच्छे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। एक तो ये पूछा जाता है किसने कहा संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है। संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, ये किसने कहा? तो संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था कहा था किसने? लॉर्ड साइमन ने। लॉर्ड साइमन ने, नोट करिए इसे, लॉर्ड साइमन ने। ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो 90% लोग धाराशाही हो जाते हैं। लॉर्ड साइमन ने कहा। और किसने संविधान सभा को एक जाति की संस्था कहा? किसने संविधान सभा को एक जाति का संस्था कहा? एक जाति की संस्था कहा, एक जाति की संस्था कहा। तो उनका नाम फिर से एक बार आएगा, वेस्टिंग चर्चिल ने। किसने कहा? वेस्टिंग चर्चिल ने कहा था। और एक और बहुत महत्वपूर्ण कथन है, मैं इसको दूसरे पेज में बताऊंगा क्योंकि दो कथन अभी और बताने हैं। पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करके बताइए डन, तब मैं आगे बढ़ूंगा। इसको आप नोट करिए, तब तक मैं वेट।
चलिए, यहां तक मामला क्लियर हो गया भाई। ऊपर क्या पूछे हैं, संविधान सभा के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। 1942 के क्रिस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी। 9 दिसंबर 1946 को जब मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया तो वेस्टिंग चर्चिल ने कहा, भारत में एक ऐसे विवाह हो रहा है जिसके दुल्हन ही गायब है। और संविधान सभा को हिंदुओं की संस्था किसने कहा, लॉर्ड साइमन ने। जबकि संविधान सभा को एक जाति की संस्था किसने कहा, वेस्टिंग चर्चिल ने। अब और दो कथन देखिए, दो कथन और बताते हैं आपको महत्वपूर्ण दो कथन। पहला, ग्रेनविल आइंस्टीन ने, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कई बार आयोग ने सवाल पूछा। ग्रेनविल आइंस्टीन ने क्या कहा, संविधान सभा कांग्रेस है, संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस भारत, और कांग्रेस भारत है। यह किसने कहा, ग्रेनविल आइंस्टीन ने। और एक बहुत रोचक स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूं। 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा पर सारे सदस्य इकट्ठा होकर हस्ताक्षर कर रहे थे, सब लोग संविधान के बारे में सब अपनी अपनी बातें कह रहे थे। उसी समय जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, जब उनसे पूछा गया कि आप क्या कहना चाहेंगे इस संविधान के बारे में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि हमने पूरे संविधान निर्माण के समय अगर सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है तो क्या किया है, तो हमने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का जो अध्यक्ष बनाया है, यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया है। क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारे संविधान के निर्माण में वही भूमिका अदा की है जो भूमिका एक दक्ष पायलट एक विमान को एक स्थान से उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में करता है। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी है। हाँ, ये वेस्टिंग चर्चिल है, बिल्कुल ये भी चर्चिल ही है भाई। ये स्टेटमेंट जो है चर्चिल का, मैंने बताया तो कई बार बताया, आपको नोट कर लेना चाहिए। चर्चिल का स्टेटमेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी। दक्ष पायलट की संज्ञा दी। नोट करके बताइए, डन। उसके बाद दूसरा पॉइंट ध्यान रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में चुनाव। अगर डॉक्टर अंबेडकर के संविधान सभा में चुनाव की बात करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, आपको पूरी कहानी बताते हैं। प्रारंभ में डॉक्टर अंबेडकर मुंबई प्रांत से चुनाव लड़ते हैं। मुंबई
प्रांत से चुनाव लड़ते हैं और वह चुनाव हार जाते हैं, और वह चुनाव हार जाते हैं। पुनः मुस्लिम लीग की सहायता से, पुनः मुस्लिम लीग से सहायता से वह बंगाल के जयसुर कुलना नामक स्थान से चुनाव लड़ते हैं और वह चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए आगे चल करके भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ, और भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद दो पाकिस्तान बना, एक पूर्वी पाकिस्तान, एक पश्चिमी पाकिस्तान। और पूर्वी पाकिस्तान वही है जो 1971 के बाद बांग्लादेश बना, और यही पूर्वी पाकिस्तान में यह स्थान चला गया जयसुर कुलना नामक स्थान, जहां से अंबेडकर जी चुनाव जीते थे। यहां से केवल ये चुनाव जीते थे, लेकिन यहां से चुनाव जीतने के बाद इन्होंने अभी संविधान सभा में काम नहीं किया था, और उसके पहले ही यह स्थान पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, जयसुर कुलना नामक स्थान, और अंबेडकर का स्थान संविधान सभा में खाली हो गया। और संविधान सभा के सभी सदस्य चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में होना बहुत जरूरी है, इसलिए उस समय मुंबई के प्रांत के जो प्रधानमंत्री थे, क्योंकि मुंबई में तब प्रधानमंत्री का पद होता था, मुंबई के प्रधानमंत्री थे उस समय कौन, जिनका नाम था बीजी खेर। क्या नाम था? बीजी खेर नाम था। और बीजी खेर को बाकायदे पत्र लिखा गया कि डॉक्टर अंबेडकर को किसी सीट से चुनाव लड़ा करके इन्हें संविधान सभा में भेजना है। और ये बात जैसे ही M.R. जायकर के कानों में गई तो उन्होंने कहा, अंबेडकर जैसे व्यक्ति को संविधान सभा में स्थान देने के लिए हम खुद अपना त्याग पत्र दे देंगे। और ये बात बीजी खेर ने भी उनसे कही, और आखिरकार M.R. जायकर ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, अपना पद से त्यागपत्र दे दिया। और वह कौन सी सीट थी? पूना सीट थी। और पूना सीट से चुनाव जीतकर अंबेडकर जी संविधान सभा में प्रवेश करते हैं। तो यहां पर बहुत सारा विवाद है, बच्चों को कई बार समझ में नहीं आता। अब अगर आपके एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाए कि अंबेडकर जी कहां से चुनाव जीतकर संविधान सभा में पहुंचे, तो मुंबई प्रांत से। लेकिन सर्वप्रथम वह चुनाव कहां से जीते थे? बंगाल प्रांत से। किस स्थान से? जयसुर कुलना नामक स्थान से। फिर क्यों वहां से हट गए? क्योंकि वह जयसुर कुलना नामक स्थान पाकिस्तान के बंटवारे के पश्चात वह पूर्वी पाकिस्तान में चला गया, इसलिए अंबेडकर की सीट रिक्त हो गई। और उसके बाद उनको मुंबई के पूना प्रांत से चुनाव लड़वाया गया। जो सीट किसकी थी? M.R. जायकर की सीट थी। और M.R. जायकर ने अंबेडकर जी के लिए अपने सीट को त्याग दिया, यानी कि त्यागपत्र देकर अपनी सीट खाली कर दी। और इस पूना प्रांत से सीट जीत करके तब फिर पहुंचते हैं डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में। यह पूरी कहानी है। हाँ, PhD किए थे। यस, एकदम शानदार भाई। कोई दिक्कत किसी को? सबसे अंतिम बिंदु बनाकर संविधान सभा का गठन समाप्त करते हैं। सबसे अंतिम बिंदु अब मैं बताऊंगा कि संविधान सभा की भूमिका,
ये तीनों पॉइंट नोट कर लीजिए। अब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान सभा में सबसे पहले चुनाव लड़ते हैं, मुंबई प्रांत से चुनाव हार जाते हैं, फिर बंगाल प्रांत से चुनाव लड़ते हैं, जीत जाते हैं, लेकिन जयसुर कुलना आप चला जाता है पूर्वी पाकिस्तान में। उसके बाद इनको IMR जायकर की सीट पर पूना से चुनाव लड़वाया जाता है, वहां से चुनाव जीतकर तब संविधान सभा में इनकी एंट्री होती है। अब आपको सबसे अंतिम बिंदु बता करके संविधान सभा का गठन समाप्त करते हैं। और सबसे अंतिम बिंदु क्या होगा? संविधान सभा की भूमिका। संविधान सभा की भूमिका, संविधान सभा की भूमिका, संविधान सभा की भूमिका। अगर मैं संविधान सभा की भूमिका की बात करूं तो संविधान सभा दोहरी भूमिका निभाती थी। यह दोहरी भूमिका निभाती थी। दोहरी भूमिका का मतलब क्या हुआ सर? बताते हैं। आपको हमसे पूछना चाहिए कि सर 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हो गया तो संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो संविधान निर्माण का कार्य करती थी, लेकिन हमारे क्या उस समय संसद का कार्य कौन करता था? संसद का गठन तो 1952 में हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, आजादी के पश्चात जो भारत को आजादी मिली है, किस अधिनियम के तहत आजादी की घोषणा हुई है? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दो बात कही गई थी। पहली बात, जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाएगा भारत में कानून व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत चलेगा। आई रिपीट, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत जब भारत और पाकिस्तान नाम के दो स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र का निर्माण हुआ तो उसी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में दो बातें लिखी थी। पहली बात यह लिखी थी कि जब तक भारतीय संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक भारत में कानून व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत जो प्रावधान बनाए गए हैं उसी प्रावधान के तहत देश की शासन व्यवस्था चलाई जाएगी। और दूसरी बात क्या कहा गया कि जब तक भारत में संसद का गठन नहीं हो जाता है तब तक संसद न केवल संविधान सभा का गठन करेगी, यह संविधान सभा न केवल संविधान का निर्माण करेगी बल्कि यह संसद की भी भूमिका निभाएगी। इसलिए कहा जाता है कि संविधान सभा की भूमिका कैसी थी? यह दोहरी भूमिका निभाती थी। एक तरफ इसने पहली मीटिंग यह संविधान सभा का गठन करती थी, संविधान निर्माण का कार्य करती थी। क्या करती थी? पहली मीटिंग या संविधान निर्माण का कार्य करती थी, निर्माण का कार्य करती थी। और दूसरी मीटिंग यह संसद का कार्य करती थी, संसद का कार्य करती थी। ये बहुत कम लोग जानते हैं, करती थी। और जब संविधान सभा संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और यही संविधान सभा जब संसद का कार्य दूसरी मीटिंग करती थी, जब संसद का कार्य या दूसरी मीटिंग करती थी तब इसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं करते थे। तब इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मौलंकर करते थे। गणेश वासुदेव मौलंकर करते थे। और यही गणेश वासुदेव मौलंकर हमारे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष भी बने हैं। कई बार आपसे आयोग ने सवाल पूछा है। इसीलिए जब कभी कोई आपसे पूछ ले हमारे संविधान का प्रथम संविधान संशोधन किसने किया, जब आप अभी आगे चलेंगे, जब आपको मैं फंडामेंटल राइट्स पढ़ाऊंगा या मैंने आपको 9वीं अनुसूची पढ़ाई है तो 9वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था? तो आपने बताया था प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था। 9वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? प्रथम संविधान संशोधन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा जोड़ा गया। प्रथम संविधान संशोधन 1951 के माध्यम से जोड़ा गया। लेकिन लोकसभा का गठन कब हुआ?
1952 में। राज्यसभा का गठन कब हुआ? 1952 में। तो भैया ये प्रथम संविधान संशोधन कौन कर रहा है? जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमारे संविधान में हो रहा है, तो जब अभी संसद का गठन ही नहीं हुआ है, ये गठन कौन कर रहा है? तो ये संशोधन कौन कर रहा है? मैंने पहले ही बता दिया कि संविधान सभा ने केवल संविधान निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि जब तक भारत में संसद का गठन नहीं हो गया, यही संविधान सभा जहां एक ओर संविधान निर्माण का कार्य करती थी, वहीं दूसरी ओर यह संसद की भी भूमिका निभाती थी। इसलिए कहा जाता है संविधान सभा ने संविधान निर्माण के समय दोहरी भूमिका निभाई है। और जब यह संविधान निर्माण का कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, और जब यह संसद की भूमिका निभाती थी तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मौलंकर करते थे। और यही संविधान सभा ने ही प्रथम संविधान संशोधन भी किया है। संविधान सभा का गठन समाप्त। अब सारे लोग कमेंट करके बताइए कि आज कुछ अलग तरीके से संविधान सभा गठन पढ़े, सारी चीजें समझ में आ गई या नहीं। अब इसको 20 किताबों में जब आप गोते लगाएंगे तब भी सारी इतनी चीजें नहीं मिलेंगी। एम लक्ष्मीकांत भी पढ़िए, डी बसु भी पढ़िए, वाणी भी पढ़िए, और भी किताबों को पढ़ेंगे तब भी आपको ये सारी चीजें एक जगह नहीं मिल पाएंगी। लेकिन आपके परीक्षा के लिए जितने भी कंटेंट और जितने भी कॉन्सेप्ट, जितने भी रोचक तथ्य महत्वपूर्ण थे, मैंने एक ही जगह सब कुछ समाहित कर दिया। अब यहां से एक सिंगल क्वेश्चन आपकी परीक्षा में बाहर नहीं हो सकता, और आपकी जिम्मेदारी है अब जाके क्वेश्चन सॉल्व करिए। संविधान सभा के गठन के जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सब सॉल्व करिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए संविधान सभा का गठन में अच्छे से समझा पाया आप लोगों को या नहीं। लोकसभा के नीचे अच्छा आरएस है, आरएस, एलएस लोकसभा, आरएस राज्यसभा। राजस्थान रॉयल्स लगने लगा था क्या आपको? आरआर लगने लगा था। बहुत बहुत अच्छा सर। क्या नोट्स आप लोग रोते हैं भाई। आदित्य यादव जी का नोट्स कब आएगा? क्या करोगे नोट्स? कौन सा नोट्स काम आएगा इस नोट्स के आगे? नोट्स पहुंच जाएगा फिलहाल आपका, सप्ताह भर के बाद पहुंच जाएगी। कोई मतलब का नहीं है ये, इससे बड़ा कोई नोट्स नहीं है, इससे बड़ा कोई नोट्स नहीं है। राकेश यादव आप बहुत अच्छे से समझाएगा सर, शायद ये माइंड में सेट हो गया, इसीलिए शायद इस लेवल में पढ़ाया जाता है। आप बिल्कुल परेशान मत हो, जितना मैं क्लास में कंटेंट लिखा दे रहा हूं 10 किताबों में भी गोते लगाएंगे तो ये सारे कंटेंट नहीं मिलेंगे आपको। नोट्स के लिए काहे परेशान है आप इतना? जो मैं करा रहा हूं इसको करिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करिए, आईएएस तक का एग्जाम दीजिए, पीछे से नहीं, आईएएस देके आइए, फिर मिलिएगा सिंगल क्वेश्चन हमारा बाहर हुआ या नहीं। बहुत शुक्रिया अंजू वर्मा। चलिए, $1952 में, बिल्कुल गोल्डी 1952 में हुआ था। नोट्स मिल जाएगा, तो मजाक में हम ऐसे कह रहे हैं, नोट्स आपको मिलेगा भी, अभी शायद सप्ताह भर के बाद आप लोगों को मिल जाएगा। लेकिन कोई जरूरत नहीं, एक बार लास्ट में इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो क्लास में जो करा रहेगा ना, इसी का नोट्स बनाइए शानदार तरीके से आप। चलिए किरण त्रिपाठी जी बहुत शुक्रिया, अमित मौर्य, राकेश कुमार, कुणाल सिंह, आदित्य यादव, ठीक है, परेशान मत होइए, बिल्कुल आदित्य यादव मस्त रहिए, इस पे भरोसा करके पढ़ के जाइए और आराम से एग्जाम देके आइए। सिंगल क्वेश्चन नहीं बाहर होगा कहीं, आप परेशान मत होइए, बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का गठन कंप्लीट हो गया और पूरा कंप्लीट नोट्स देख लीजिए इसका, और ये पीडीएफ में भी सेंड कर सकता हूं। देखिए पहले पेज से मैंने आज ये नोट्स लिखाया है, एक भी पीपीटी यूज नहीं हुई है, पूरा नोट्स में क्लास में ही बनाया हूं मैं। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, ये तीसरा पेज है, ये चौथा पेज है, ये पांचवा पेज है, ये आपका छठा पेज है, ये सातवां है, ये आठवां है, ये नौवां पेज है। इसको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा, अगर ओरिजिनल पीडीएफ ही चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट पीडीएफ ही मिल जाएगा क्लास का, ठीक है। अगर ये चाहेंगे तो मैं टीम से बोल दूंगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको सलाह यही दूंगा, सेल्फ का नोट्स बनाइए, बहुत जरूरी है, अपना नोट्स होना बहुत जरूरी है, ठीक है। क्रैश कोर्स से ये बिल्कुल अलग है, अंतर तो रहेगा ना भाई। अब एक बार आप कहेंगे कि
सिविल लाइंस के कॉफी हाउस में कॉफी पियेंगे, एक बार में हॉल चौराहे पर, एक बार आप किसी चौराहे पर, तो दोनों तीनों का कॉफी में तो अंतर रहेगा ना। वो क्रैश कोर्स होता है, 15 घंटे में समाप्त करना होता है। ये पूरा कंप्लीट बैच है, और इससे भी अलग क्लास इंडिविजुअल क्लास होती है, मॉड्यूल क्लास जो होती है। आ रहा है 30 जून से मेंस का बैच, आइए वहां पर और विस्तार पूर्वक हम चर्चा करेंगे, ठीक है। जितने भी बच्चे मेंस लेवल पे पूरी पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं, 30 जून से हमारा बैच आ रहा है मेंस का बैच, उस बैच में आइए सारे लोग। एकदम इंडिविजुअल बैच है, वहां मेंस लेवल पे पूरी पॉलिटी आपको विस्तार पूर्वक पढ़ाई जाएगी। चलिए अगली हेडिंग बनाइए, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। अगली हेडिंग बनाइए, संविधान सभा की महत्वपूर्ण समितियां। महत्वपूर्ण समितियां देखिए, संविधान निर्माण के समय बहुत सारी छोटी छोटी समितियां बनाई गई थी, ताकि अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग तरीके से संविधान का निर्माण का कार्य किया जा सके। लेकिन संविधान सभा के निर्माण के समय जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कमेटी बनाई गई थी, उन समितियों में से सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रारूप समिति। केवल 2 ऐसी समिति है जिसके अध्यक्ष और सदस्य के दोनों के बारे में जानना होगा। बाकी जितनी भी समितियां हमारे संविधान सभा को लेकर के बनाई गई थी, उसमें से केवल आपको अध्यक्ष के बारे में जानना होगा। हाँ, 30 तारीख से आ रहा है, 2 बैच हमारे मेंस के आ रहे हैं। एक तो यूपी स्पेशल मेंस का बैच 10 जुलाई को हमारा आ रहा है, जो 100 नंबर का मेंस क्या 120 नंबर का मेंस आता है। तो प्रीलिम्स आपने कई बार पढ़ा होगा हमसे, यूपी स्पेशल मेंस में आइएगा इस बार, तो आंसर राइटिंग के साथ पढ़ेंगे। दूसरी बात, हमारा पॉलिटी का भी मॉड्यूल बैच आ रहा है मेंस के लिए, तो प्रीलिम्स आपका यहां तैयारी होता जा रहा है। वैसे आगे चलकर फिर भी हमारा एक प्रीलिम्स आता है, लेकिन जब प्रीलिम्स हम मॉड्यूल के रूप में आएंगे तो उसका दूसरा लेवल रहेगा, मैं बताऊंगा उसमें क्या रहेगा। लेकिन अभी आप मेंस का बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो 30 जून को आ रहा है, ठीक है। तो निसंदेह रूप से आपको लिखने की भी कला आ जाएगी। अच्छा, राहुल मौर्य जी कह रहे सर लग रहा आप देख करके पॉलिटिक्स सीख जाओ। बिल्कुल सीख जाएंगे, कुछ नहीं जानते होंगे फिर भी सीख जाएंगे। तो संविधान सभा की समितियों में सबसे महत्वपूर्ण समिति है आपकी प्रारूप समिति और झंडा समिति। प्रारूप समिति और झंडा समिति, तो ध्यान रखिएगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसी प्रारूप समिति और झंडा समिति के अध्यक्ष और सदस्य को दोनों को जानना होगा। मैं एक बार थोड़ी संक्षिप्त जानकारी दे देता हूं मैं आपको। प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या अगर इसमें एग्जामिनेशन में पूछा जाए तो प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। इसमें एक अध्यक्ष व 6 अन्य सदस्य होते थे। 6 अन्य सदस्य होते थे। लेकिन अगर झंडा समिति की बात किया जाए तो झंडा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुल सदस्यों की संख्या इसमें 6 थी। और इसकी संरचना किस प्रकार से होगी? इसमें भी एक अध्यक्ष और आपका 5 अन्य सदस्य होते हैं। अन्य सदस्य थे। अब प्रारूप समिति के गठन की बात किया जाए, इसका गठन कब किया गया? तो प्रारूप समिति का जो गठन हुआ वह 29 अगस्त 1947 को 1947 को इसका गठन हुआ था। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि झंडा समिति का गठन कब हुआ तो ध्यान रखिएगा 23 जून 1947 को इसका गठन हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाएगा प्रारूप समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। किसे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया था। जबकि झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था, जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। केवल बेसिक जानकारी मैंने अभी दी है आपको। ये 2 बड़ी समितियां हैं जिनके अध्यक्ष और सदस्यों का नाम आपको बताना होगा। आज लिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि समय आपका ओवर हो चुका है, और लेकिन इतना जरूर बता दूंगा कि प्रारूप समिति में डॉक्टर अंबेडकर के अलावा 6 अन्य सदस्य थे। नाम क्या था? अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी आयंगर,
मोहम्मद शादुल्लाह, के एम मुंशी, ये 4 सदस्य पहले। उसके बाद एक सदस्य थे जिनका नाम था बीएल मित्र, लेकिन बीएल मित्र की बाद में तबीयत गड़बड़ हो जाती है, उनके स्थान पे आते हैं एन माधवराव। और एक व्यक्ति थे 7वें व्यक्ति जिनका नाम था डीपी खेतान, और लेकिन डीपी खेतान की 1948 में मृत्यु हो जाती है, उनके स्थान पे आते हैं टीटी कृष्णामाचारी। और जबकि झंडा समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, सी राजगोपालाचारी थे, के एम मुंशी थे, सरोजनी नायडू थी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये लिखाएंगे हम कल, और कल इसे लिखा करके एक पॉइंट इस बार और जोड़ देता हूं आपके बैच में। अक्सर ये बताता नहीं हूं मैं, लेकिन इस बार जोड़ देता हूं क्योंकि इस बार एक सवाल पूछा गया यूपी पीसीएस 2022 में कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो ध्यान रखिएगा, तो 24 अगस्त को आपको 1947 को 46 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। वह अंतरिम सरकार के गठन में कौन अध्यक्ष था, कौन उपाध्यक्ष था, कौन श्रम मंत्री था, कौन शिक्षा मंत्री था, कौन रेल मंत्रालय किसके पास था और किसके पास वाणिज्य मंत्रालय था, यह सवाल पूछा जाता है। मुस्लिम लीग ने इसमें भाग लिया था या नहीं लिया था, और स्वतंत्रता के पश्चात यानी 15 अगस्त 1947 के बाद अंतरिम सरकार का गठन कब होता है, कौन उसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और कौन कौन सा मंत्रालय किसे दिया जाता है, यहां से भी आयोग ने सवाल पूछा है। तो कल इस बिंदु को लिखा करके और अंतरिम मंत्रिमंडल भी कल मैं समझा दूंगा, ठीक है। चलिए आज के सेशन में बस इतना ही, कल मिलते हैं। जो भी साथी यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी करना चाहते हैं तो उनसे बोलिए हमारे कूपन कोड का यूज करें, और हमारा कूपन कोड क्या है, GSW इमरान 5, GSW इमरान 5 कूपन कोड का यूज करें, 5% का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो 10% का डिस्काउंट और भी मिलेगा, टोटल 15% का डिस्काउंट आपको मिलेगा। और जीएस वर्ल्ड के संस्थान के साथ जुड़कर पूरे भारत की गुणवत्तापूर्ण फैकल्टी के साथ यूपी पीसीएस 2023 की तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में। लेकिन यूपी पीसीएस 2023 की अगर तैयारी करनी है तो जहां एक तरफ जीएस की पूरी तैयारी यहां कर रहे हैं, तो करंट अफेयर प्रातःकालीन 7 बजे रेगुलर करना होगा। 7 बजे करंट अफेयर की क्लास करिए। मैं लाइव लेता हूं यूट्यूब पर, जीएस वर्ल्ड के चैनल पर, जो रेगुलर क्लास आपकी चलती है, और वह करंट अफेयर की क्लास से एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाता। कुछ गंभीर बच्चे इसमें हमारे क्लास कर भी रहे होंगे जो 2022 में एग्जाम दिए हैं, तो इस बात का प्रमाण जानते भी हैं कि कोई भी क्वेश्चन हमारे करंट अफेयर से बाहर नहीं आता है। शर्त इतनी होती है कि रेगुलर आपको क्लास करना होगा। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।